हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न आईक्यू। मैं हूं स्मृति गौतम और मैं फिर से लेकर आई हूं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 1 टू 12 के वन लाइनर नोट्स। हमारा पहला चैप्टर है हिस्ट्री का व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इतिहास एक ऐसा क्रोनोलॉजिकल अकाउंट है जिसमें पास्ट को क्या किया गया है, पास्ट की सारी घटनाओं के बारे में लिखा गया। हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, इतिहास क्यों पढ़नी चाहिए? ताकि हमें पास्ट के बारे में पता हो, उस समय के लोगों के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, उनके जीवन शैली, उनके जीवन यापन के बारे में हमें पता होना जरूरी है, ताकि अभी के समय में हम वो जो प्रॉब्लम्स फेस किए थे उससे कुछ सीख के आगे बढ़ सके। एंड सेकंड थिंग कि हिस्ट्री का टाइम फ्रेम क्या है। जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने क्या किया है, एक बेहतर समझ के लिए, एक इतिहास को बेहतर समझने के लिए एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का यूज़ किया है, जिसमें जो हमारे जीसस क्राइस्ट हैं वो मेन भूमिका में है। उनके जन्म को उन्होंने 0 ईयर लिया है। उनके जन्म से पहले जो घटनाएं हुए, जो भी हो चुकी हैं घटनाएं, उन्होंने उनको, जो हमारे इतिहासकार हैं, उन्होंने नाम दिया है बिफोर क्राइस्ट। एंड उनके जन्म के बाद की घटनाओं को उन्होंने कहा है एनो डोमिनी। इतिहासकार ने हिस्ट्री के पूरे टाइमलाइन को 3 स्टेजेस में बांटा है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। उस समय लोग रहते कहाँ थे? सबसे पहले इंपॉर्टेंट उनकी एसेंशियल जो जरूरी चीज़ थी वो थी वाटर। जहाँ पर पानी का स्रोत होगा वो वहाँ रहेंगे, क्योंकि पानी जो है वो हर पर्पस में काम। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और कृतर पहाड़ियों के पास जीवन के निशान पाए गए हैं। मगध, काशी, वाजिल जैसे गंगा महाजनपद पर भी जीवन के निशान मौजूद थे, और ये 2500 वर्ष पहले की घटना है जो कि ये सारे निशान पाए गए। हिमालय पर्वत ने भारत और मध्य के बीच प्राकृतिक बाधा के रूप में काम किया है। इंडिया नाम कैसे पड़ा? हमारे देश को इंडिया और भारत कहा जाता है। भारत का उपयोग उत्तर भारत के लोगों द्वारा संस्कृत रचना ऋग्वेद में किया गया था। सिंधु शब्द की उत्पत्ति इंडेक्स नदी से हुई है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। हम अतीत के बारे में कैसे जानते हैं? पुरातत्व वेदना और इतिहासकार हमें अतीत के बारे में बताने के लिए कई स्रोतों का अध्ययन करते हैं। वहाँ साहित्यिक के अकॉर्डिंग टू लिटरेचर 2 स्रोत हैं, और उन स्रोतों के नाम है। इतिहास के स्रोतों का अध्ययन क्यों किया गया है? इतिहास का अध्ययन करने वाले लोगों के 2 समूह थे। एक को बुलाया गया है पुरातत्ववेता, एक्चुअली आर्कोलॉजिकल का ये हिंदी मीनिंग है, एंड सेकंड को बुलाया गया हिस्टोरियंस, इतिहासकार। कहते हैं कि आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं एक्चुअली वो पत्थरों, ईंटों से बनी इमारतों, अवशेषों और चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। लेकिन इतिहासकार कहलाने वाला दूसरा समूह वे लोग थे जिन्होंने शिलालेखों, मोहरों और लिपियों में पाई जाने वाले पेन और अन्य जानकारी का भी अध्ययन किया था। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, कि हमारे जो शुरुआती लोग थे, जो अर्ली मैन थे, वो किस राह पर थे। सबसे पहले यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि जो हमारे मानव जीवन लाखों वर्षों पहले विकसित हुआ था, तो अर्ली स्टेज में मनुष्य जो थे वो शिकारी थे। और पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि दे आर फूड गैदरर्स, वो भोजन को इकट्ठा करते थे। वो क्या करते थे? वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे, फिशेस को पकड़ते थे, फ्रूट, नट, सीड्स को इकट्ठा करके खाते थे। तो वाई डिड द अर्लीस्ट पीपल लीड अ नोमैडिक लाइफ? वो जो हमारे मानव जीवन जो जी रहे थे, वो खाना बदोश की तरह क्यों जी रहे थे? नोमैडिक लाइफ में खाना बदोश जीवन क्यों जीते थे? क्योंकि यदि वो एक ही स्थान पर रहते तो पौधे और जानवर जैसे संसाधन समाप्त हो जाते। पौधे अलग अलग मौसम में अलग अलग फल देते थे, तो आदमी को खोज में चलना पड़ता था। एक मौसम के बाद वो फल खत्म हो गया, तो खाने के लिए तो कुछ चाहिए था ना, तो वो खाने और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लोग को वहाँ जाना पड़ता था जहाँ पर पानी उपलब्ध है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एसेंशियल चीज़ है हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। हम प्रारंभिक लोगों के बारे में कैसे जान सकते हैं? हाउ डू वी नो अबाउट द अर्ली पीपल? जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट थे उनका जो है कुछ शिकारी संग्रहकर्ताओं के द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का पता लगाया। उपकरण मतलब वो जो टूल्स यूज़ करते थे, वो टूल्स बने हुए थे स्टोन और वुड के। और जो हमारे अर्ली पीपल थे उस टूल से क्या करते थे? मीट को कट करते थे, फ्रूट को चॉप करते थे, वुड से अपनी झोपड़ी बनाते थे, फायर यूज करते थे। तो वेयर डिड अर्ली मैन लिव? वो रहते कहाँ थे? तो सबसे पहले सिंपल सी चीज़ है, जहाँ पानी का स्रोत होगा वहीं रहेंगे। दे लिव्ड इन प्लेस वेयर स्टोन फॉर्म, जहाँ पर पत्थर पाए जाते थे और उससे वो उपकरण बनाते थे। उस प्लेस को क्या कहा जाता था? फैक्ट्री साइट्स कहा जाता था। फैक्ट्री स्थल पत्थर के त्यागे हुए ब्लॉकों के पास पाए जाते थे। इनके जो आवास होते थे वो सब फैक्ट्री के साइट के रूप में भी जाना जाता था। अब है स्टोन एज। स्टोन एज को हिंदी में कहा जाता है पाषाण युग। पाषाण युग वह एक पीरियड होता है, वो काल होता है जब अधिकतर पत्थर के औजार बनाए जाते हैं। वैसा युग, वैसा काल जहाँ जब जो अर्ली मैन थे वो अपने औजार बनाने के लिए या कुछ भी अपने चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहला औजार पत्थर से बनाया जाता था। ठीक है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पैलियोथिक एज, जिसको ओल्ड स्टोन एज कहा गया है, पुराना पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवचरण युग। तो मेकिंग स्टोन टूल्स, पत्थर के औजार बनाना। पत्थर के औजार 2 तकनीकों का उपयोग करके बनाए जाते थे। पहला पत्थर पर पत्थर और दूसरा दबाव फ्रकिंग के द्वारा। अब है कि मनुष्य ने आग की खोज कैसे की? संयोग से मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोजों में से एक आग की खोज है। समय के साथ मनुष्य जो थे उन्होंने आग से कई उपयोग करना भी सीखे थे। इनका उपयोग सर्दियों में गर्म रखने के लिए और भोजन पकाने के लिए, कला के लिए भी किया जाता है। अब सबसे पहले है अर्ली रॉक पेंटिंग। प्रारंभिक रॉक पेंटिंग कौन थी? तो मनुष्य की प्रारंभिक गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी होती थी, क्योंकि रहते वो वहीं थे। ये एमपी और दक्षिणी यूपी में पाए गए हैं ज़्यादातर, और वहाँ पर देखा गया है कि प्रारंभिक मनुष्य ने जो चित्र बनाए हैं और जो उन्होंने इन चित्रों को महसूस किया है उसके बारे में जानकारी ये है कि उन्होंने शिकार करने वाली महिलाओं, बच्चों को पीसने कूदने आदि का चित्रण भी किया है। ये सारा उन्होंने कहाँ किया है? स्टोन पे किया है, जिस गुफा में वो रहते थे। अब कह रहा है कि दक्कन में, ठीक है, दक्कन में हमारे कुछ साइट्स पाए गए हैं जो कि पुराना पाषाण युग के समय के साइट्स हैं। उनमें से कुछ मेजर साइट्स है चिरकी, नेवासा, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अब है कि आंध्र प्रदेश में कुर्नूल और कर्नाटक में कौन सी है? हिंगू। तो जो रिवर है, इन दोनों एरिया से रिवर बहती है, गोदावरी, कृष्णा, तप्ती। इस क्षेत्र को सूखा देती थी। जैसे गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती जैसी नदियाँ होती है, इस क्षेत्र को क्या करती थी? सूखा देती थी। तो नदी के किनारे बड़ी संख्या में पत्थर से बने पुरान पाषाणकालीन उपकरण भी पाए गए हैं। तो ये चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को बताया। आप एक बार फिर से रीड आउट कर लेंगे तो आप समझ भी सकेंगे।
हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 हिस्ट्री का इन द अर्लीस्ट सिटीज, शुरुआती शहरों में क्या होता था उस समय। तो सबसे पहले कि मेंस लाइफ स्टाइल चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर ही लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग मेटल्स, मतलब कि धातुओं के उपयोग की जो कला है उसको सीखने के बाद मनुष्य की जीवन शैली में, उस समय के मनुष्य की जीवन शैली में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया था। तो सबसे पहले मनुष्य के द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी तांबा, इसे बाद में कांसा आया, उसके बाद कांसा आया, कांसा को ब्रॉन्ज कहते हैं, ठीक है, जो टीन और तांबे को मिलाकर बनाया जाता था। फिर कह रहा है यहाँ पर द अर्लियर सिटीज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट emerged around 4700 years in the region run by the Indus and its tributaries in the north, मतलब कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले शहर उत्तर पश्चिम में सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र में लगभग 4700 वर्षों में उभरे थे, ठीक है। मतलब कि अर्लियर सिटीज जो थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, वो अराउंड कितने सालों तक इस रीजन में उभरे थे, 4700 ईयर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पा की क्या कहानी है। हड़प्पा की कहानी है कि ब्रिटिश डिस्कवर्ड अ माउंट वाइल बिल्डिंग रेलवेज, रेलवे बनाते समय अंग्रेजों ने एक टिले की खोज की थी और उन्होंने इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को क्या किया था, सूचना दी थी। तो हड़प्पा जो है सबसे पहले डिस्कवर की गई है, खोज की गई है और बाद में यह क्या बन गई, हड़प्पा सभ्यता बन गई। अब यहाँ पर है कि आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या क्या हैं जो हमारी हड़प्पन सभ्यता है, वो उसके बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि उस समय हड़प्पन सभ्यता में सिटीज़ कैसी होती थी। तो सबसे पहले यहाँ है कि सभी घरे जो हैं वो ईंटों से बने थे और अच्छी गुणवत्ता के थे, मतलब कि एक पूरा जो शहर है वो सुनियोजित तरीके से बना हुआ था। सिंधु घाटी का सबसे भव्य निर्माण मोहनजोदड़ो का महान स्नानघर था। हड़प्पा बस्तियों में छोटे छोटे गढ़ होते थे, ये गढ़ों में था कि संरचनाएं भी थी, वो विशेष सार्वजनिक प्रयोजनों के द्वारा निर्मित की गई थी। अब जो ये हड़प्पन है, हड़प्पन में उत्खनन से प्राप्त सबसे बड़ी बृहद अन्न भंडार थी। अन्न भंडार मतलब जहाँ पर ग्रेनरी रखी जाती थी, जहाँ पर अनाज रखा जाता था। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हड़प्पा वाज द वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। अभी के समय में भी इतने अच्छे ड्रेनेज सिस्टम नहीं होते। अभी मुंबई का हाल देख लीजिए, 3 दिन बारिश की हुई है, क्या हाल हो रहा है वहाँ पे। और अभी रिसेंट दिल्ली का भी आप लोगों ने देखा ही होगा, यमुना रिवर जो उफान पे थी। अभी के ड्रेनेज सिस्टम से बहुत बेहतर थी हड़प्पा की सबसे बड़ी विशेषता सुनियोजित जल निकासी प्रणाली, जो अभी भी हमारी सरकार उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाई है। सोचिए वो लोग कितने, उनकी आईक्यू कितनी अच्छी होगी। अब है कि हड़प्पा लोगों का जीवन कैसा था। हड़प्पा के लोग जो थे वो गेहूं और जौ जैसे समान खाद्य पदार्थों का उपयोग करते थे। जानवरों की हड्डी, हड़प्पा में पाए जाने वाले अन्य जानवर थे जैसे भेड़, बकरी, सुअर, ये सारे जो है वहाँ पर पाए जाते थे। अब मिट्टी के बर्तन पाए जाते थे। उस समय के बर्तन जो पॉट्स जो थे वो मिट्टी के बनाए जाते थे। उसके बाद मेनी काइंड्स फॉर बेकिंग ब्रिक्स हैज बीन डिस्कवर। ईंटों को पकाने के बहुत सारे जो है भट्टी पाए गए थे, ठीक है। उसके बाद ऑफ द वेरियस आर्टिकल सील्स वर द मोस्ट पजलिंग। अब यहाँ के विभिन्न लेखों में से मोहरें सबसे अधिक पहेली थी। जो वहाँ की मोहर थी वो सबसे अधिक पहेली थी। हार, बाजूबंद, उंगलियाँ, चूड़ियाँ पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाती थी। नहाना पुरुष और महिला, नहाने के बाद जो है पुरुष और महिला आभूषणों के लोग आभूषणों के बहुत शौकीन थे, तो वो लोग अपना श्रृंगार वगैरह करते रहते थे। तो ये सारी चीज़ें ऑर्नामेंट्स में पाई जाती थी। अब सबसे पहले कि वहाँ का व्यापार कैसा था। तो हड़प्पा में व्यापार काफ़ी फला फूला था, काफ़ी अच्छे तरीके से। इसे पता चलता है कि लंबी दूरी का व्यापार अस्तित्व में था उस समय। जो बाहर से आने वाले सामानों में से राजस्थान का तांबा, कर्नाटक से सोना और ईरान और अफगानिस्तान से कीमती पत्थर शामिल है। मेसोपोटामिया की मोहरें सिंधु में पाई गई हैं, सिंधु घाटी की मोहरें मेसोपोटामिया में पाई गई है। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि ट्रेडिंग कहाँ से कहाँ हो रही है। अगर मोहरें एक जगह से दूसरी जगह पाई जा रही हैं, मतलब कि इनका जो व्यापार का इनका अगर देखा जाए तो काफ़ी दूर तक फैला हुआ था इनका, काफ़ी अच्छे तरीके से। अब कह रहा है कि गुजरात में हड़प्पा शहर, गुजरात के 2 प्रसिद्ध हड़प्पा शहर धोलावीरा और लोथल थे। धोलावीरा ताजे पानी और उपजाऊ मिट्टी से भरपूर था, एंड लोथल जो था वो पत्थर, शंख और धातु से वस्तुएं बनाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और ये कब तक चला है मैं आपको बता दूं। सिंधु घाटी का सभ्यता का पतन कब हुआ है। इट इज़ लास्टेड फ्रॉम 2500 BC टू 1500 BC, ठीक है। ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक चला है ये, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। तो संभवतः यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता भूकंप, बाढ़ या सिंधु नदी के प्रवाह में परिवर्तन के कारण नष्ट हो गई होगी। या बहुत सारे हमारे जो इतिहासकार है वो ये भी उनका मानना है, और उन्होंने अपने कई आर्टिकल्स में लिखा है कि आर्यों के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। जो हमारा न्यू स्टोन एज था वो हिस्ट्री का एक न्यू एरा था, मतलब कि नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। अब आफ्टर लीडिंग अ नोमैडिक लाइफ, खाना बदोश जीवन जीने के बाद कई वर्षों तक, मैन अराउंड 1000 ईयर्स बिगन टू लीड अ सेटल लाइफ। तो लोग क्या हुए, अब अपने लाइफ को सेटल करने में, उसको नेतृत्व करने में सफल हुए। तो द बिगनिंग ऑफ फूड प्रोड्यूस, तो खाद्य उत्पादन की शुरुआत कैसे होती है। तो हमारे वर्ल्ड का जैसे जैसे जलवायु चेंज होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो देखी जाती है कि चेंज होती रहती हैं। मनुष्य ने खाने योग कई चीज़ें देखी। पौधे का पता चला, किस प्रकार बीज टूटकर जमीन पर गिरे, किस प्रकार नए पौधे आए, सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। अब कह रहा है कि जो मेन थे वो कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। जो लोग थे वो फसलें उपजाना स्टार्ट कर दिए थे, और सबसे पहली फसल उन्होंने उपजाई थी अनाज और जौ। दिस इज हाउ बाय यूज ऑफ सिकल मैन बिकम फूड प्रोड्यूसर और फार्मर्स। तो यहाँ पर देखिए कैसे खाना बदोश जो आदमी है वो अब क्या हो गया, किसान बन गया। दराती के प्रयोग से मनुष्य क्या हुआ, खाद्य उत्पादक और किसान बन गया। कृषि ने मनुष्य का जीवन बदल दिया। वे अब एक क्या करने लगे, सेटल लाइफ जीने लगे, व्यवस्थित जीवन जीने लगे थे। मैन एज हर्डर्स, मतलब कि चरवाहों के रूप में पुरुष। मनुष्य ने, उस समय के लोग ने कुत्ते, घोड़े, पाइग्रेट गधे जैसे जानवर को भी पालना शुरू कर दिया था। भेड़ आदि ये सब को भी वो लोग पालते थे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज डॉग। सबसे पहले पालतू बनाने वाला जानवर कौन था, डॉग था। पशु दूध और मांस देते थे, और फिर क्या करते थे, कुछ पशु क्या करते थे, अपने पीठ पर बटन भी ढोते थे। अब ये पहिए का आविष्कार कैसे हुआ, किस रूप में हुआ। तो प्रारंभिक मनुष्य के जीवन में क्रांति पहिए के आविष्कार के बाद आई। पहिए के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। ट्रैवलिंग करना, हैवी ऑब्जेक्ट्स को कैरी करना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, काफ़ी उसमें गति क्या हो गई, तेज हो गई। अब है कि हाउ वाज इन्वेंशन ऑफ पोट्री इंपॉर्टेंट। जो बर्तन है उसका जो आविष्कार है वो कैसे इंपॉर्टेंट हुआ था। मनुष्य ने मिट्टी के बर्तनों को आग में जलाकर हाथ से आकार देना भी सीख लिया था। कुम्हार के चाक ने उन्हें विभिन्न आकृतियों और साइज के बर्तन बनाने में भी मदद की थी।
अब हाउ डू वी नो अबाउट फार्मर्स एंड हंटर्स, हम लोग कैसे जानते हैं कि हाँ किसान और चरवाहों के बारे में। अब जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि सबसे पहले जीवन की शुरुआत में लोग क्या थे, किसान थे। हमारे यही जब उन्होंने खोज किया तो यही प्रमाण मिले थे। किसान और चरवाहों के निशान मिट्टी के बर्तनों, गड्ढों वाले घर, औजारों, चित्रों और दैनिक जीवन के निशानों के माध्यम से उपलब्ध हुए थे, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, पिक्चर बनाते थे, ड्राइंग बनाते थे। तो जो उनकी जीवन शैली होती थी उसी से रिलेटेड वो पिक्चर बनाते थे। तो हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने उसका स्टडी किया और उन्होंने ये सोचा कि लोग भी इसी तरीके से जीवन जी रहे होंगे। अब है कि ताम्रप्रशान युग के बारे में, ठीक है, ताम्रप्रशान युग के बारे में कि लगभग 6000 वर्ष पहले मनुष्य ने तांबे का उपयोग करना शुरू कर दिया था। तांबे का उपकरण पत्थर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बेहतर था, इसीलिए इसे क्या कहा गया था, कॉपर स्टोन एज कहा गया था, ताम्रप्रशान युग कहा गया था। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसने उत्तर पश्चिम मेहरगढ़ में पत्थरों के उपयोग से धातुओं का एक महत्वपूर्ण ट्रांजिशन हुआ था। द नॉर्थ वेस्ट, जो हमारी प्रारंभिक ज्ञात सभ्यता है मेहरगढ़ के, जो कि पाकिस्तान में है, तो इट वाज हियर द मेन फर्स्ट टाइम एनिमल्स एंड रियर देम अराउंड 7000 BC। यहीं पर मनुष्य ने क्या किया था, सबसे पहले 7000 ईसा पूर्व जानवरों को पालतू बनाया था। एंड एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स वर फाउंड हियर। यहाँ पर जले जानवरों के हड्डियाँ पाई गई थी, जले हुए अनाज पाए गए थे। और यहाँ पे द नॉर्थ ईस्ट में कहा गया है कि एविडेंस ऑफ अर्ली सेटलमेंट वर फाउंड इन मणिपुर, त्रिपुरा, गैरो हिल्स। तो असम में एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल जो है पाए गए थे। यहाँ पर औजार जो है वो चीनी मिट्टियों से बनाई गई थी। यहाँ पर किचन के सामान भी बहुत सारे पाए गए थे। तो ये हमारा था फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड के आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 हिस्ट्री का, व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल टेल्स अस, मतलब किताब और दफन हमें क्या बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि द ओल्डेस्ट बुक नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज सपोज टू बी दैट ऑफ द वेदास, मतलब कि दुनिया भर में ज्ञात सबसे पुरानी किताब वेदों को ही मानी जाती है। ये जो किताब है ये लगभग 3000 साल पहले लिखी गई थी और इसे जो है अर्लीस्ट लिटरेसी सोर्स भी माना जाता है, मतलब साहित्यिक स्रोत भी माना जाता है। वेद क्या होते हैं, जो वेद है उसका मतलब होता है नॉलेज, मीन्स कि वेद सबका अर्थ है ज्ञान। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है, इसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। और जिन्होंने इस वेद को रचा है, तो ऋचाओं की तुलना ऋषियों ने की है। जो भी पहले ऋषि मुनि होते थे वो वेदों को लिखा करते थे। एंड इन स्रोतों का पाठ किया जाता था। तो वेद में जो स्रोत लिखे रहते थे उनका पाठ किया जाता था और इसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पारित भी। और जो भी स्रोतें होती थी वो विभिन्न देवताओं की स्तुति में लिखी जाती थी, जैसे कि इंद्र जो योद्धा थे देवता के, एंड अग्नि देवता, वरुण आकाश के देवता और कई अन्य देवताओं के बारे में ये स्रोत को लिखा जाता था। अब है कि इतिहासकार जो है वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, हाउ डू हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदास। तो अतीत के बारे में अध्ययन करते समय इतिहासकारों ने कुछ स्रोत की जांच की थी। उन्होंने ऋग्वेद का अध्ययन किया, तब ऋग्वेद के अधिकांश मंत्र को उन्होंने क्या किया था, संवाद के रूप में किया था। तो उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इतिहासकार जो है इन संवादों का अध्ययन करते थे कि पास्ट में ये चीज़ें किस बारे में लिखी हुई है। अब है कि ऋग्वेद जो है ये हमें प्रार्थनाओं और युद्धों के बारे में बताता है। ऋग्वेद जो है वो प्रेयर्स और बैटल्स के बारे में हमें बताता है। ऋग्वेद में अधिकांश प्रार्थनाएं जो होती थी वो मवेशियों, बच्चों और घोड़े के लिए होती थी। और नाउ द हॉर्सेस वेर यूज्ड टू चैरिट्स एंड यूज्ड इन बैटल्स, मींस कि घोड़ों को रथों में जोड़ा जाता था और इसको युद्ध में उपयोग किया जाता था। जो लड़ाई होती थी, लड़ाइयों का जो उद्देश्य होता था वो मवेशियों पर, भूमि पर, चारागाह पर, पानी और लोगों पर कब्जा करना होता था। धन का जो एक भाग यज्ञ या बलि देने के लिए उपयोग किया जाता था। देवताओं के लिए जो है घी, अनाज, दुर्लभ जानवरों सहित आहुतियों में, मतलब कि अग्नि में डाली जाती थी एज आहुति। तो अब इन लोगों का राजनीतिक पॉलिटिकल लाइफ क्या था, तो पॉलिटिकल लाइफ वेद में किस तरीके से इंडिकेट किया गया है। तो वेद हमें ऋषि के राजनीतिक जीवन के बारे में बताता है। राज्य के मुखिया को राजा कहा जाता था और राज्य के पास कोई राजधानी, सेना या एकत्र करने का अधिकार नहीं था। अब इनके व्यवसाय के बारे में अगर देखा जाए तो कृषि हो गया, पशुपालन, रथ निर्माण, मिट्टी के बर्तन बनाना, आभूषण बनाना और चर्म शोधन और धातु का काम इन लोगों के मुख्य व्यवसाय थे। अब यहाँ दशाज और दस्युस, यहाँ जहाँ आर्यों ने वेदों की रचना की है वहीं दूसरे समूह के लोगों ने वेदों का विरोध भी किया है। तो दो पक्ष तो होंगे ही, जहाँ रचना हुई है तो वहाँ उस चीज़ का विरोध होगा। तो उन्हें दास या दस्यु या गुलाम कहा जाता था। जिन्होंने विरोध किया है उन्हें दास, दस्यु या गुलाम जो है वो कहा जाता था। अब सामाजिक मतभेद किस तरीके से आए अंत्येष्टि के बारे में, तो हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये एज्यूम किया था कि कंकाल के साथ खोजी गई जो वस्तुएं हैं उसी की थी जो कि मृत व्यक्ति है, मतलब जो मृत व्यक्ति है तो उसी की ये सारी वस्तुएं हैं और इसको क्या किया गया है, दफन कर दिया गया है। ब्रह्मागिरी में 33 सोने के मोती, 2 पत्थर के मोती और एक के साथ एक कंकाल दफनाया गया था, शंख, जबकि अन्य कंकाल में केवल एक बर्तन था। अब कह रहा है कि यहाँ पर अब देख सकते हो कि कभी कभी जो मेगालिथ थे, समटाइम्स मेगालिथ हैव मोर देन वन स्केलेटन, मींस कि मेगालिथ में एक से अधिक कंकाल होते थे। यह अंकित करता है कि लोग किस तरीके से संबंध रखते हैं, मतलब कि ये जितने भी लोग हैं वो सेम परिवार से संबंध रखते हैं और उन्हें एक जगह ही दफन किया गया है। अब कह रहा है कि यहाँ पर इनाम गाँव में विशेष दफनियाँ होती थी। इनाम गाँव एक जगह का नाम है जहाँ पर सेम फैमिली के लोगों को दफन किया जाता था। जानवरों को लास्ट में हमें ये लाइन कह रही है कि कंकाल अध्ययन हमें शवों की पहचान करने के बेहतर तरीके के बारे में बताता है। थैंक यू।